नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील सैनी। हमारे YouTube चैनल संस्कार स्टडी पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, हम बात कर रहे थे क्रिया की। हमने पहले वीडियो में पढ़ा था कि क्रम के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं। देखिए, क्रम के आधार पर हमने पढ़ा था कि क्रिया के दो भेद होते हैं। पहला सकर्मक क्रिया, दूसरा था अकर्मक क्रिया। इसी आधार पर देखिए, हमने फिर सेकंड में पढ़ा था कि काल के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं। तो काल के आधार पर क्रिया के तीन भेद होते हैं: वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यकाल। इसी प्रकार से देखिए, क्रिया का जो तीसरा भाग है वो है प्रयोग व संरचना के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं। देखिए, प्रयोग व संरचना के आधार पर क्रिया के कई प्रकार के भेद होते हैं, वो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों देखिए, वो यानी कि प्रयोग व संरचना के आधार पर क्रिया के भेद। देखिए, यहाँ पे हम पहला लेते हैं सामान्य क्रिया। देखिए, सामान्य क्रिया क्या होती है कि जिस वाक्य में सिर्फ एक ही क्रिया का प्रयोग, यानी कि जिस वाक्य में सिर्फ एक ही क्रिया का प्रयोग किया जाए, वहां पे कौन सी क्रिया होगी, यानी सामान्य क्रिया होगी। यहाँ पे देखिए उदाहरण, देखिए हम देखते हैं कि महेंद्र जाता है। यहाँ पे क्या है, यानी कि महेंद्र यहाँ पे कर्ता हो गया, महेंद्र कर्ता होगा और जाता देखिए यहाँ पे क्रिया। यानी कि हम सीधे रूप से कहें तो यानी कि जाता यहाँ पे क्रिया हो गई, यानी कि एक ही क्रिया का प्रयोग किया जा रहा है। इसी प्रकार से देखिए, संतोष आई, यानी कि आई, संतोष क्या कर रही है, संतोष आ रही है, तो यानी कि आई यहाँ पे क्या हो गई, क्रिया। यानी कि जिस वाक्य में एक ही क्रिया का अगर बच्चों प्रयोग किया जाए तो वहां पर सामान्य क्रिया होगी, या हम कह सकते हैं कि वहां पे कौन सी क्रिया होगी, सामान्य क्रिया होगी, जिस वाक्य में एक ही क्रिया का प्रयोग हो। इसी प्रकार से देखिए, हम दूसरा लेते हैं कि संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया क्या होगी कि वह क्रिया जिसमें एक से अधिक क्रियाओं का प्रयोग किया जाए। यानी कहने का मतलब यह है कि जिस वाक्य में एक से अधिक क्रियाओं का अगर प्रयोग किया जाता है, वो कौन सी क्रिया होगी, हमारी संयुक्त क्रिया होगी। देखिए कि जो क्रिया दो या दो से अधिक भिन्नार्थक भिन्न क्रियाओं के मेल से बनेगी, वो क्या कहलाएगी, संयुक्त क्रिया कहलाएगी। देखिए, यहाँ पे हम उदाहरण के रूप में समझेंगे तो वो कैसे होगा। देखिए कि पानी बरसने लगा, यानी कि बरसने और लगा, दो क्रियाओं का देखिए यहाँ पे, यानी कि आपको किसी भी प्रकार का कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे दो क्रियाओं का प्रयोग किया जा रहा है, एक तो बरसना और दूसरा है लगा। इसी प्रकार से देखिए, वह, यानी पानी यहाँ पे क्या हो गया, करता है। इसी प्रकार से देखिए, वह खा चुका है, वह यहाँ पे करता हो गया, और खा और चुका, यानी कि ये क्या होगी, ये दो क्रियाएं होगी। यानी कि संयुक्त क्रिया में एक से अधिक भिन्नार्थक क्रियाओं के मेल से जो वाक्य बनता है वो क्या कहलाता है, हमारी संयुक्त क्रिया कहलाते हैं। इसी प्रकार से देखिए कि मोहन चलता गया, यानी कि अलग अलग रूप में। देखिए, पहले सामान्य क्रिया में क्या था, वहां पे एक क्रिया का प्रयोग किया गया था, लेकिन यहाँ पे देखिए संयुक्त क्रिया में एक से अधिक क्रियाओं का प्रयोग किया जा रहा है, तो यहाँ पे कौन सी क्रिया होगी, वहां पे संयुक्त क्रिया होगी। देखिए कि मोहन चलता गया, वह यानी कि वह खाना खा चुका है, और यानी कि बरसने लगा, यानी कि एक से अधिक, यानी कि दोनों के अंदर, दोनों क्रियाओं में अंतर सिर्फ ये होगा कि सामान्य क्रिया में एक क्रिया का प्रयोग होगा और संयुक्त क्रिया में क्या होगा, एक से अधिक यानी कि क्रियाओं का प्रयोग होगा, तो वहां पे हमारी संयुक्त क्रिया होगी। अब हम बात करते हैं तीसरे, बात कर रहे थे यहाँ पे तीसरी जो हमारी क्रिया है वो प्रेरणार्थक क्रिया। यानी देखिए, प्रेरणार्थक क्रिया क्या होती है कि वे क्रियाएं जिन्हें कर्ता स्वयं न करके दूसरों को क्रिया करने के लिए प्रेरित करता है। यानी कि यहाँ पे क्या है, यानी कि पहली जो क्रिया है वो स्वयं न करके यानी कि दूसरी क्रिया को करने के लिए प्रेरित करेगा। यहाँ पे देखिए उदाहरण देखिए कि कविता सविता से पत्र लिखवाती है। यहाँ पे क्या है कि कविता स्वयं अपना जो कार्य है वो न करके और किससे पूरा करवा रही है, यानी सविता से वो पत्र लिखवाती है। कहने का मतलब सीधा सा यह है, देखिए कि प्रेरणार्थक क्रिया, यानी कि स्वयं करता है उस कार्य को नहीं करेगा और वो किसी दूसरे से अपना कार्य संपन्न करवाए, तो ये समझ लेना वो वहां पे कौन सी क्रिया होगी, यानी कि वहां पे प्रेरणार्थक क्रिया होगी। हम यूं कह सकते हैं कि प्रेरणार्थक क्रिया के अंदर यानी कि दो कर्ता होंगे, यानी कि ये सकर्मक क्रिया होगी जहां पे खुद वो व्यक्ति अपना काम खुद न करके किसी दूसरे से करवाए, वहां पे प्रेरणार्थक क्रिया होगी। यानी कि कविता है वो अपना कार्य किससे करवा रही है, यहाँ पे सविता से, और वो कौन सा करवा रही है, यानी पत्र लिखवाने का काम
करवा रहे। इसी प्रकार से देखिए दुष्यंत है वो हेमंत से पत्र लिखवाता है, यानी दुष्यंत अपना जो कार्य है वो स्वयं ने करके किससे करवा रहा है, यानी कि हेमंत से करवा रहा है, यानी कि वो स्वयं नहीं कर रहा है। तो ये यहाँ पे कौन सी क्रिया होगी, हमारी प्रेरणार्थक क्रिया होगी। इसी प्रकार से देखिए पूर्वकालिक क्रिया कि अब हम परिभाषा के अनुसार समझेंगे। देखिए कि जब किसी वाक्य में दो क्रियाएं प्रयुक्त हों, यानी कि परिभाषा से स्पष्ट है कि पूर्वकालिक क्रिया में क्या होंगी, दो क्रियाएं होंगी तथा उनमें से एक क्रिया दूसरी क्रिया से, यानी कि पहली क्रिया दूसरी क्रिया से पहले संपन्न हुई हुई है। कहने का मतलब यह है कि संयुक्त क्रिया में क्या होगा, दो क्रियाएं होंगी, यानी कि दूसरी क्रिया से कार्य करने से पहले पहली क्रिया है वो अपना कार्य पूर्ण कर चुकी होगी, तो वहां पे कौन सी क्रिया होगी, यानी कि हम कह सकते हैं कि वहां पे पूर्वकालिक क्रिया होगी। तो देखिए उदाहरण से हम समझेंगे कि मुकेश पढ़कर सो गया, स्पष्ट रूप से हो रहा है कि पढ़कर और फिर क्या है, सो गया, यानी कि उन्होंने, यानी मुकेश ने पहले क्या किया, यानी कि उसने पढ़ाई की और पढ़ाने के बाद, यानी कि वो पढ़कर, यानी वो स्वयं पढ़, उसने पढ़ाई की और फिर वो क्या हो गया, यानी कि सो गया। यानी कि कहने का मतलब सीधा सा ये है कि मुकेश ने पहले पढ़ाई की और उसके बाद वो सो गया, यानी कि दो क्रियाएं, यानी कि पहले उसने कौन सा काम किया, यानी कि पढ़ाई करने का कार्य किया, उसके बाद वो सो गया। इसी प्रकार से देखिए कि वह नहाकर चला गया, उसने पहला कार्य कौन सा किया, यानी कि उसने नहाने का कार्य किया और उसके बाद वो वहां से चला गया। तो ये अलग अलग थी। देखिए सहायक क्रिया में हमारे क्या था, प्रेरणार्थक क्रिया में क्या है, संयुक्त क्रिया में क्या है और पूर्वकालिक क्रिया में क्या है, ये सभी क्रियाएं क्या है, अपना अपना कार्य संपन्न कर रही है। तो देखिए इसमें किसी भी प्रकार के आपको भ्रम या कंफ्यूज में नहीं होना है, क्योंकि परीक्षा में देखिए इनसे संबंधित प्रश्न अगर पूछे जाते हैं तो आपको बेझिझक हमारे जो वीडियो में हम आपको बता रहे हैं या आपको समझा रहे हैं, आपको बेझिझक आपको इसका उत्तर कर देना है। इसी प्रकार से देखिए हम बात कर रहे थे, अगली जो हमारी क्रिया है वो है सहायक क्रिया, यानी कि नाम से ही ये स्पष्ट हो रहा है कि एक क्रिया है वो दूसरी क्रिया की क्या कर रही है, यहाँ पे सहायता कर रही है। सहायक क्रिया देखिए किसी भी वाक्य में मूल क्रिया की सहायता करने वाले पद को सहायक क्रिया कहते हैं। यानी कि ये क्या है, एक क्रिया दूसरी क्रिया की क्या है, हेल्प कर रही है, यानी कि सहायता कर रही है। यानी कि यहाँ पे देखिए कि वह बाजार जा रहा है, यानी कि जा और रहा, यानी कि पहली जो क्रिया है वो दूसरी क्रिया की क्या है, सहायता कर रही है, यानी कि जा रहा है, यानी कि पहली क्रिया है वो दूसरी क्रिया की सहायता कर रही है। इसी प्रकार से देखिए कि राम गा और रहा है, यानी कि कहने का मतलब यह है कि एक क्रिया दूसरी क्रिया की क्या करेगी, सहायता करेगी, उसके बिना क्या है वो कार्य पूरा नहीं होगा। यहाँ पे देखिए कि वह बाजार जा रहा है, यानी कि जा और रहा, यानी कि दो क्रियाएं आ रही हैं, पहली क्रिया दूसरी क्रिया की यहाँ पे सहायता कर रही है। इसी प्रकार से देखिए कि राम गा रहा है, यानी कि गा और रहा है। इसी प्रकार से देखिए कि नाम धातु क्रिया, यानी कि नाम धातु क्रिया क्या होंगी, यानी कि इसमें क्या होगा कि संज्ञा सर्वनाम और विशेषण, इनसे जो धातु बनेंगी वो क्या कहलाएंगी, नाम धातु क्रिया कहलाएंगी। देखिए हम परिभाषा के अनुसार लेते हैं कि क्रिया को छोड़कर, यानी कि क्रिया को छोड़कर और वो किससे संबंधित होंगी, संज्ञा सर्वनाम और विशेषण से जो धातु बनती है, यानी कि नाम धातु किससे बनेंगी, संज्ञा सर्वनाम और विशेषण से बनेंगी। तो ये समझ लेना वहां पे कौन सी क्रिया होगी, यानी कि हम कह सकते हैं कि नाम धातु क्रिया होगी। यहाँ पे देखिए कि राधा बहुत लज्जाती है, यहाँ पे ये क्या है, यानी कि संज्ञा सर्वनाम और विशेषण से ये क्या बनी है, यानी कि नाम धातु से बनी है। इसी प्रकार से देखिए हम और उदाहरण लेते हैं कि लात से बनेगी लतियाना, आप से देखिए अपनाना, इसी प्रकार से देखिए स्वीकार से स्वीकारना, अनुराग से देखिए अनुरागना, हाथ से देखिए हथियाना और बात से देखिए बतियाना। ये सभी क्या हैं, यानी कि नाम धातुएं हैं जो संज्ञा सर्वनाम और विशेषण से ये नाम धातु क्रियाएं बनेंगी। तो दोस्तों हम ये जो क्रिया का जो हमारा टॉपिक था वो तीन प्रकार से, यानी कि क्रम के आधार से, हम बात करें संरचना के आधार पे, हम बात करें काल के अनुसार से, अलग अलग तरीके से हमने आपको विस्तार रूप से समझाया। किसी भी प्रकार के अगर एग्जाम में, चाहे आप माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की बात करें, चाहे आप कंपटीशन की बात करें, तो उनमें से आपके एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा। तो दोस्तों हमारा जो वीडियो है आपको पसंद आया होगा, तो बिल्कुल इसको आप लाइक करें, शेयर करें।